बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 2018 का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर भी दिखा लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। ठीक है, सेक्शन बी से सबसे पहले क्या है हमारे पास, हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखें, ये स्टोकियोकेनोमेरिकल्स हैं, ये तो एज इट इज़ चीज़ें जो है वो रिपीट होती हैं विद डिफरेंट डाटा। सिंपल आपको मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मतलब आपके पास मास दिया हुआ है तो आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे। देखें, ठीक है, और आप मोल से फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड तो वो 2 होते हैं। तो ये देखिए, आपको साथ स्ट्रक्चर भी बनाना है ताकि नज़र आ रहा हो कि मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो 3.01 × 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हुई है। ठीक है, उससे हमने ये सारे करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी एंड वेवलेंथ के दरमियान में अगर हमने देखना है तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लिखेंगे कि E = hv। ठीक है, तो साइड पे हम अगर कोई रिलेशनशिप यूज़ करें तो हम इसको 3 डॉट्स के साथ यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी = c/λ। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह पुट कर लेंगे। अब h भी प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और c भी जो है वो वेलोसिटी ऑफ यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है। उसको अगर हम कह दें कि ये दोनों कांस्टेंट हैं, h और c कांस्टेंट्स हैं अगर, ठीक है, वी कैन पुट द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हम क्या करेंगे, इक्वल और कांस्टेंट्स हटा देंगे, इक्वल का साइन और कांस्टेंट्स अगर हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये देखें, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, दिस शोज दैट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एज वी नो दैट ये फ्रीक्वेंसी = c/λ। तो इसमें c की वैल्यू जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, सो हम जो है वो कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन हटाएंगे तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देंगे, तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि दिस शोज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1,2-डाइक्लोरोईथीन। ठीक है, यानी आपके पास डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन वाला ये जो है वो कंपाउंड है क्योंकि ईथीन है, और 1 और फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, इट हैज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। पहले तो इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें और फिर बता दें कि इनमें से विच ऑफ देम विल हैव डायपोल मोमेंट 0, उसमें से किसका डायपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, साथ रीजन भी बतानी है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास हम ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ठीक है, किधर गया, ये सिस एंड ट्रांस की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, अब ये देखें, जो ट्रांस है उसमें सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं और सिस में सेम ग्रुप सेम साइड पर हैं। जब सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर होते हैं तो इनके बॉन्ड मूवमेंट्स जो हैं वो इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पॉइंट्स में भी लिख देनी है। ट्रांस आइसोमर्स हैज़ 0 डायपोल मोमेंट बिकॉज इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स ऑफ कार्बन एंड CCl बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स कैंसिल ईच अदर। ठीक है, जबकि सिस आइसोमर में ऐसा नहीं होता, इनके बॉन्ड मोमेंट्स जो हैं कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स के वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते क्योंकि ये इक्वल तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि ये देखें, अब लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन में से है। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन। तो ये कितनी दफ़ा जो है वो क्वेश्चंस पीछे भी रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ली हुई है। ठीक है, दोनों गैसेज हैं, दोनों का जो है अलग अलग वॉल्यूम दिया हुआ है। 465 सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है और 620 सेंटीमीटर जो है वो क्यूब हाइड्रोजन सल्फाइड का वॉल्यूम है। दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है और एक का जो है वो टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ डिफ्यूजन 30 सेकेंड है सल्फर डाइऑक्साइड का, और हमें फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग 620 cm³ ऑफ H2S गैस टेक टू डिफ्यूज थ्रू द सेम पार्टीशन। ठीक है, यानी H2S गैस को कितना टाइम लगेगा उसी पार्टीशन में से, पोरस पार्टीशन में से मूव करने के लिए। ठीक हो गया।
तो इसका आप देख लें। सबसे पहले आप इस तरह से डाटा लिखेंगे, ठीक है। आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपने डाटा लिखना होता है, ठीक है। ऑल्दो कि ये अलग बात है कि फर्स्ट या सेकेंड ईयर के लेवल पे आपको जो है वो डाटा के मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यह है कि डाटा लिखना होता है, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें गिवन है और हमने आगे उनको कैसे पुट करना है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का, आप इसको लिखेंगे VSO2, ठीक है, 465, और इसका टाइम जो है वो 30 सेकंड दिया हुआ है। टाइम H2S का फाइंड करना है। H2S का वॉल्यूम दिया हुआ है 620 cm3। मोलर मैसेज दोनों के आपने फाइंड आउट करके लिख लिए, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो जो सोल्यूशन में हम सबसे पहले रेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दोनों के रेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब एक का तो रेट फाइंड आउट हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइड बाय टाइम, यानी जितने टाइम में वो उतना वॉल्यूम जो है वो मूव करेगा। जैसे हम होता है ना कि फिजिक्स में वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी स्पीड फाइंड आउट करते हैं, स्पीड फाइंड आउट करते हैं, यानी कितनी तेज़ी से या कितने किस रेट से जो है वो गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी पर टाइम। तो इसी तरीके से यहाँ पर है वॉल्यूम पर टाइम, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में मूव करेगा गैस का, तो हमें उसका रेट पता चलेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो 465/30 तो 15.5 आ जाएगा। 7 यूनिट्स भी मेंशन करने हैं, लेकिन H2S में तो हमें टाइम नहीं पता, हमें वॉल्यूम पता है, तो 620/टाइम, ठीक है। H2S वो उसी तरीके से रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह रेशो फॉर्म में ही अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हमने फॉर्मूला लगाया SO2 का रेट डिवाइड बाय H2S, ठीक है। अब SO2 का रेट यहाँ पर है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने मोलर मास लगा देना है। H2S यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो उसका मोलर मास यहाँ पर नंबरेटर में हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इसको आप सब वैल्यूज पुट कर दें। देखें H2S का रेट आपने उसी तरीके से पुट किया, क्योंकि ये सॉल्व तो नहीं हुआ था। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब डिवाइड के नीचे डिवाइड हो जाए तो वो सबसे ऊपर चली जाती है चीज़, ठीक है। ये वाला अब ये डिवाइड था ना, मेन डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया, तो ये अब टाइम जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ये अब देखें टाइम ऊपर आ गया है। अब 620 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15.5 यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.16 सेकंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल था, और इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपने, लेकिन आपने ध्यान से डाटा देखना है, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन फार्मूलाज वही हैं, उसी तरीके से अप्लाई होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेरिज्म पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी रिपीट हो गया। अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनको आप देख लें, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया है। देखें प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा, ये देखें रिपीट हो रहा है। आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म, साथ मैंने क्वेश्चंस भी कुछ के मेंशन कर दिए हैं जिनका मुझे सामने नज़र आ रहा था। अब अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनके ये 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन 7 पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लें, ठीक है। सिंपल से हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप अगर किसी बच्चे ने ना भी पढ़ा हो तो वो इजीली इनके डिफरेंसेस लिख सकता है। जैसे कि द सॉलिड्स विच हैव नो डेफिनेट ज्योमेट्री एंड शेप आर कॉल्ड, या ज्योमेट्रिक शेप आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड्स। अब इसका उल्टा हो जाएगा, द सॉलिड्स विच हैव डेफिनेट रेगुलर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल साथ हमारे पास जो है वो NaCl या क्यूबिक शेप दी हुई है, ठीक है। और आप अमॉर्फस सॉलिड्स की जो है बिल्कुल एंड पे दी हुई है ग्लास, रबर वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है हमारे पास, दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स एंड दे मे बी कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि लिक्विड्स को ना एक सडन प्रोसेस से उनको एकदम से कूल किया जाता है, तो उनके जो एटम्स होते हैं उनको प्रॉपरली जो अरेंजमेंट का टाइम नहीं मिलता, तो इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। एकदम से जब इनका टेम्परेचर जो है इन लिक्विड्स का डाउन किया जाता है तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती एटम्स की या आइंस की, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा, दे हैव कंप्लीट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स। अब थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यानी जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा शो भी कर देते हैं ताकि हमें पता चले। अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट पोजेसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। दे आर सॉफन ऑन हीटिंग, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ख़ास पॉइंट आएगा और एकदम से ये मेल्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक पॉइंट पे मेल्टिंग स्टार्ट करना, यानी सॉफ्ट होना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता करते 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 किसी टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होंगे। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे नहीं होते, दे पोजेसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, दे हैव इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन्स, ठीक है।
यानी हमें डेफिनेटली नहीं पता होता कि फ्यूज़ करने के लिए, कम्प्लीटली फ्यूज़ करने के लिए कितनी हीट चाहिए, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते ना, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि किसको हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं, यानी जो ट्रू सॉलिड्स यानी ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं होते उनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये ट्रू सॉलिड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट जब क्रिस्टलाइज हो रही होती है कि हर कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनका जो है वो कलर होता है, ठीक है। यानी अब कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड जो होगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से उसका ब्लू कलर होगा, ठीक है। इसी तरह फेरस सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास, दे सॉफन ऑन हीटिंग एंड अल्टीमेटली बिकम मोबाइल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यानी हीट करते रहते हैं, सॉफ्ट होते रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये मोबाइल यानी मोबिलिटी शो करने लग जाएंगे। बट ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन दे आर नॉट सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, इंस्टेड दे मेल्ट एट अ फिक्स टेम्परेचर, यानी ऐसा है कि एक खास टेम्परेचर पे जाके एकदम से सारा का सारा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एकदम से मेल्टिंग शो करता है। तो अब इनकी एग्जांपल्स एमॉर्फस की देखें, ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, और क्रिस्टलाइन की सोडियम क्लोराइड यानी कि क्रिस्टल्स हैं, डायमंड है, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपने कितनी दफ़ा जो है वो पीछे रिपीट हो चुकी है, लिख चुके हैं आप बार बार, ठीक है। तो अब ये देखें, मैग्नीज़ की और एल्यूमिनियम +3 की लिखनी है। तो मैग्नीज़ की सिंपल हमने लिखी, तो मैग्नीज़ तो डी, अब जब 25 है तो ये D5 ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके डी में 5 आ जाएंगे, और एल्यूमिनियम +3 है ना, तो पहले हमने सिंपल एल्यूमिनियम की लिख ली। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो एक P में से और 2 S में से रिमूव होंगे, तो आपके पास ये Al+3 का आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली भी Al+3 का आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर एल्यूमिनियम का लिख के उसमें से 3 माइनस कर दें, और पहले जब आप सिंपल लिखेंगे ना तो उसको एल्यूमिनियम में लिखिएगा, फिर जब आप Al+3 की लिखेंगे तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, speed of a chemical reaction of a covalent compound is slow as compared to the ionic compound, justify the statement। अब ionic compounds जो हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड स्लो रिएक्शन देते हैं, मतलब इसकी क्या वजह है, ठीक है। साथ हाई हीट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन कर लें। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई द क्लाइमेट नियर द लार्ज वाटर बॉडीज इज मॉडरेट देन द इंटीरियर ऑफ द लैंड, यानी जिस जगह पे, जैसे हम कहते हैं कराची में समुंदर है, तो उसके आसपास का जो एरिया होगा समुंदर के, तो वो उसका क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी, से ना मतलब मॉडरेट सा रहता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी क्लाइमेट नियर द लार्ज वाटर बॉडीज जो है वो मॉडरेट क्यों रहता है एज कम्पेयर टू इंटीरियर ऑफ द लैंड के, ठीक है। अच्छा, तो इन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप रिएक्शन काइनेटिक्स वाले का देख लें कि जो असल में वैसे इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें आपको पता है जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, अब इनमें आयंस होते हैं, ठीक है। अब जब हम 2 आयनिक स्पीशीज़ को मिक्स करेंगे तो एक स्पीशी का पॉजिटिव दूसरी की नेगेटिव को एकदम से अट्रैक्ट कर लेगा, और जब हम उसको जो है वो डिजोल्व फॉर्म में लेकर आते हैं तो ऑलरेडी जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सोडियम जो है वो सोडियम आयन में अलग हो जाता है, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन में अलग हो जाता है। तो बस उसने क्या करना होता है, ऑपोजिट स्पीशीज़ के साथ एकदम से बॉन्ड बना के तो प्रोडक्ट बना लेनी है, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता, कोई आयंस नहीं होते, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्ली उनके बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उनके बॉन्ड्स टूटेंगे और फिर जाके कोई नए बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो सेम यही चीज़ आपने अपने वर्ड्स में लिख लेनी है। रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी फास्ट, इट इज़ बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन एज आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, देयरफॉर नो बॉन्ड इज टू ब्रोकन, यानी बॉन्ड तोड़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में वैसे ही आयंस की फॉर्म में ही प्रेजेंट था। ओनली फ्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। दस केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयंस अकर रैपिडली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि हम AgNO3 को NaCl के अंदर डालेंगे तो एकदम से जो है वो सिल्वर पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। इन दिस रिएक्शन बोथ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर इन आयनाइज्ड फॉर्म, इसलिए कोई बॉन्ड ब्रोकन नहीं हुआ और बस कुछ नए बॉन्ड्स बने हैं जिसकी वजह से ये फास्ट रिएक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरफ देखें, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, तो वो उनका रिएक्शन स्लो होता है। इट इज़ बिकॉज इन कोवेलेंट कंपाउंड्स नो स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रिकल फोर्स इज प्रेजेंट टू स्पीड अप द रिएक्शन। जैसे कि आयनिक में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसी कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती टू स्पीड अप द रिएक्शन। देयर रिएक्शंस इन्वॉल्व बोथ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। पहले बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स, दस रिएक्शंस आर स्लो एंड मॉलिक्यूल्स अंडरगो अ केमिकल चेंज एज अ होल। ठीक है, एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। The reactivity of covalent compounds depend upon the type of the reaction and the product obtained as at the end of the reaction। यानी ये किस किस्म का रिएक्शन का कोवेलेंट कंपाउंड शो कर रहे हैं, एडिशन शो कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, रिडक्शन शो कर रहे हैं, या सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं ये जो शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने मॉडरेट टेम्परेचर का देखना है। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वजह से जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है नियर लार्ज वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो अब हाई स्पेसिफिक हीट होती क्या है, सबसे पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ठीक है, यानी ये देखें अब इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, 4.180 जाउल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी इतनी एनर्जी, इतने जाउल्स एनर्जी जो है अगर हम देंगे तो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि वाटर हैज़ अ मच हायर स्पेसिफिक हीट दैन दोज ऑफ द मेटल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर हीट देन द आयरन। ठीक है, यानी आयरन का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना हो, 1 ग्राम का 1 डिग्री राइज करना हो, तो उसके लिए बहुत लिटल और स्मॉल हीट चाहिए, लेकिन वाटर का देखें राइज करना तो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। ठीक है, कन्वर्सली मच हीट इज़ गिवन ऑफ बाय द वाटर इवन अ स्मॉल ड्रॉप इन टेम्परेचर। यानी अगर जब बहुत ज़्यादा हीट दे के टेम्परेचर 1 डिग्री ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे आएगा तो क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट बाहर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट। जैसे कि अब हमें जब प्रेस्पिरेशन होती है, पसीना आता है, ठीक है, तो टेम्परेचर तो थोड़ा सा डाउन होगा ना, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा हीट बाहर आएगी, बहुत ज़्यादा हीट गिवन ऑफ होगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इन्वायरमेंट में, ठीक है, गर्मियों का दिन है, तो अब वो वाटर बॉडी क्या करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा जो समुंदर है वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये नहीं है कि एब्जॉर्ब की तो पूरा का पूरा समुंदर ही इवेपोरेट होके उड़ गया, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, तो और क्या हुआ, अब क्या हुआ कि पानी भी उधर का उधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, इवेपोरेशन भी बहुत कम हुई और बाहर का सारा जो है वो जो हीट थी, गर्मी थी, वो लार्ज वाटर बॉडी ने एब्जॉर्ब भी कर ली। इस वजह से उनका टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, मॉडरेट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही लोगों को। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम था, यानी क्लाइमेट जो है वो बहुत मॉडरेट लेवल पर है, वो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, अच्छा, this is present there is present vast amount of water on the surface of earth. This water acts as a giant heat reservoir. It moderates the daily temperature variations. That is why the climate near the large water bodies of such as water lakes, ponds, oceans is more moderate than the interior of the land. ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपके पास ये जो लाइट, फोटोन ऑफ लाइट है विद एनर्जी 10⁻⁹ ठीक है, इसका आप वेव नंबर फाइंड आउट करें। अब बेसिकली क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी ये वाला करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये वेव नंबर डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट होता। सबसे पहले इससे जो है वो आपके पास सबसे पहले एनर्जी के फॉर्मूले से जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होती है, फिर वेवलेंथ और फिर वेव नंबर फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, और ये वाला हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, मैं आपको बता देती हूँ। 2017 के सप्ली के फर्स्ट पेपर में ये जो है वो ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन सी में क्या है हमारे पास, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये क्वोशेंट है, ठीक है, और केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वोशेंट का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स को आप कर लें, डिवाइड कर लें एट एनी टाइम। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट एट एनी टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम पे अगर आप इनकी रेशो ले लेंगे तो आपके पास क्वोशेंट के इक्वल आ जाएगी।
ठीक है। तो कोशेंट और केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम, उसकी रेशियो जो है वो आप अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है फिर आप प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की रेशियो लेते हैं तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है। ठीक है। तो अब अगर इन दोनों की वैल्यू आपको पता हो, दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अगर Q की वैल्यू जो कोशेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है केसी से तो क्या होगा और कम है तो क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो Q है कोशेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है। यानी कोशेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, अगर कोशेंट की वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट की वैल्यू एट दैट टाइम कम है। ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया। तो अब आप देख लें कि आप इसको जो है वो अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है। इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब जो है वो हमने लिखा कि अगर कोशेंट जो है वो केसी के बराबर है, इसका मतलब है दिस शोज दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, नो शिफ्ट विल अकर। और अगर कोशेंट की वैल्यू ज़्यादा है केसी से तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट अभी जो है वो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, इस टाइम। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे हमें कम चाहिए क्योंकि देखें केसी जो है वो स्मॉल है। ठीक है, कोशेंट से स्मॉल है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तो हमें जो है वो प्रोडक्ट क्या चाहिए, कम चाहिए। तो अभी ज़्यादा है प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट जब ज़्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स जाता है। ठीक है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल का हमें पता है ना कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में पड़ी हुई है तो वो रिवर्स की तरफ जाएगा। ठीक है। दिस शोज दैट द लेस प्रोडक्ट और मोर रिएक्टेंट इज नीडेड टू गेन द इक्विलिब्रियम। इस तरीके से ये लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं है कि इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए हमें जो है वो मोर रिएक्टेंट और लेस प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। सिंपल आप प्रोडक्ट के लिहाज से भी बता सकते हैं कि ठीक है, दिस शोज दैट यानी Q इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन KC, दिस शोज दैट less product is needed to gain the equilibrium. ठीक है। so system shifts to the left या रिवर्स डायरेक्शन until the equilibrium is reached. ठीक है। और ये कोशेंट की वैल्यू अगर कम है और केसी की ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा, दिस शोज दैट द मोर प्रोडक्ट इज नीडेड टू गेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर हमें बहुत और ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सो सिस्टम शिफ्ट टू द राइट डायरेक्शन until the equilibrium is रीच्ड। ठीक है। ये सिंपल था 3 नंबर का और जो है वो आपके पास 3 पॉइंट्स आपने लिखने थे। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सिंपल है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, जिसमें हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ होमोजीनियस में क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तमाम सेम फेजों में होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी गैस में, ऑल आर गैसेज। ठीक है। और एसिटिक एसिड, एथानॉल और एस्टर, इथाइल एसीटेट, ठीक है, और वाटर, ये सब के सब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। तो ये भी सेम फेज में। लेकिन heterogeneous equilibria कैसा होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज। ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, लेकिन जब ये जो है वो डिसोसिएट करेगा, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड में है लेकिन साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बन रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम्स हैं जो कि 2 टाइप्स के हैं, डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, यानी इन्होंने एग्जांपल भी पूछी हुई थी, हमने साथ एग्जांपल भी बता दिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला सॉल्ट्स वाला आप ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ना, हाँ जी, ये देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो 2016 के फर्स्ट पेपर में जो है वो हम कर चुके हैं। ठीक है। फिर है कैलकुलेट POH। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, कैलकुलेट द POH ऑफ 0.01 मोलर HCl। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब उनको होता है कि भाई अब POH है, ये HCl दिया हुआ है, अब यहाँ से POH कैसे आएगा, तो आपने पहले pH फाइंड आउट करनी है। ठीक है। जब भी आपने जो भी स्पीशी आपको दी हो, एसिड दिया हो तो आपको डायरेक्टली उसका
पीएच फाइंड आउट करना है और उसके बाद पीओएच फाइंड आउट करना है। और अगर आपको बेस दी हुई है तो पहले डायरेक्टली उसका पीओएच फाइंड आउट होगा और उसके बाद फिर आप पीएच उसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये देखें, आपने सबसे पहले आपको जो भी एसिड दिया उसको आपने डिसोसिएट करना है, ठीक है। अभी तो इसका डिसोसिएट करके HCl जो है वो 1 प्रोटॉन और 1 क्लोराइड आयन बना रहा है, ठीक है। तो ये जितनी कंसंट्रेशन HCl की होगी उतनी ही हाइड्रोजन आयंस की होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता H2SO4 तो यहाँ पे बैलेंस करते तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयंस और 1 सल्फेट आयंस आता। तो फिर जब आपके पास 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डबल होती, 2 इंटू 0.001, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया है कि अगर इक्वेशन बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब आपके पास अभी तो सेम आ गई, फिर क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपको पता चल गई है, पीएच फाइंड आउट कर लें पहले, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.0013 आ गई और पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, तो पीओएच फाइंड आउट करना है तो 14 में से पीएच माइनस करेंगे तो 11 जो है वो इसकी पीओएच आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास सिंपल था, सॉरी ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट इक्वेशन है, ठीक है। रेट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट इक्वेशन, ठीक है। रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। अब दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑलरेडी आप रिपीट हो चुका है, कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको 2 स्टेप्स दिए हुए, ठीक है। पहला आपसे फाइंड आउट किया हुआ है कि स्लो स्टेप बता दें कौन सा है, और फिर डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता दें, और ओवरऑल रिएक्शन भी लिख दें, ठीक है। तो ये तीनों काम करने हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने स्लो स्टेप कैसे बताना है। एज द रेट इक्वेशन शोज दैट द, अब स्लो स्टेप कौन बता रहा है, ये बता रहा है ना, रेट इक्वेशन बता रही है कि स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अब देख लें, अब स्टेप 1 में या स्टेप 2 में 2 मॉलिक्यूल्स NO2 के हैं, तो स्टेप 1 में, तो इसका मतलब है कि यही स्लो स्टेप है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एज द रेट इक्वेशन शोज दैट 2 NO2 molecules are involved in the slow step और rate determining step, so step 1 is the slow step, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने देखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब हमें जो रेट इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन, वही बता रही है कि NO2 के अकॉर्डिंगली दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 और CO के अकॉर्डिंगली ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसलिए ओवरऑल ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, एज द रेट इक्वेशन शोज दैट reaction is second order with respect to NO2 and 0 order with respect to CO, so the overall order of reaction is 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बता भी सकते हैं लिख के, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। और लास्ट में इसका जो है वो आपने ओवरऑल जो है रिएक्शन लिखना है। ओवरऑल रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग बोथ स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। दोनों को, पहले को लिखें स्लो, दूसरे को लिखें फास्ट, और दोनों में से अब NO2 ऑपोजिट साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, NO3 भी कैंसिल हो जाएंगे जो ऑपोजिट साइड पे, और आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हेनरीज लॉ एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन, ये भी रिपीट हो रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। देखें हेनरीज लॉ 2016 के सप्ली के फर्स्ट पेपर में है, वो आपने ऑलरेडी याद कर लिया है, ठीक है। मोलर कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस, एक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा वो डेफिनेशन का हो जाएगा, दूसरा यूनिट्स का हो जाएगा, और तीसरा इनके फार्मूला का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, यानी अभी हमें सब्सटेंस की अमाउंट नहीं पता तो हम उसको कहेंगे गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, तो वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, तो वो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बोलेंगे बाय 1 केल्विन, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछी जाए तो वो क्या होगी, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, देन है हमारे पास यानी हीट कैपेसिटी की आगे 2 टाइप्स होती हैं ना,
मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में हमें गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बोलना होता है, और मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। ठीक हो गया। अच्छा, हीट कैपेसिटी का क्या है देखें यूनिट, क्योंकि हमें जो है वो अमाउंट नहीं पता, तो हमने सिंपल कहना है जूल्स पर मोल। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जूल्स पर ग्राम और जूल्स पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, यानी जितना भी अब सब्सटेंस होगा, जितना भी ग्राम्स होगा उससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जूल्स पर मोल या जूल्स पर ग्राम आ जाएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी बेसिकली आगे ग्राम्स या मोल्स में होगी ना, इसी वजह से। तो मोलर हीट कैपेसिटी तो जूल्स पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस होती है। ठीक है, और हीट कैपेसिटी ये देखें हमारे पास, सॉरी मुझे यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, जूल्स पर इसका यूनिट होना चाहिए जूल्स पर केल्विन और जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लें, जूल्स पर केल्विन और जूल्स पर, क्योंकि ये देखें ये हीट कैपेसिटी सी है, क्यू ओवर डेल्टा टी, क्यू होता है जूल्स और डेल्टा टी होता है मतलब टेम्परेचर। ठीक है, जूल्स पर केल्विन और जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी मोलर हीट कैपेसिटी की होगी जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, पर मोल पर केल्विन या पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। और बस ये है कि इट इज़ हीट कैपेसिटी 2 टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो एक टाइप है हीट कैपेसिटी की। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर द हाफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब इसका आपने बैलेंस करने का नहीं कहा इन्होंने कहा कि बस एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दें और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दें। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर सिंपल ऊपर जो है हमने सबसे पहले इक्वेशन का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख ली। अब आयरन +2 था, आयरन +3 था और मैग्नीज +2 था, ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई हैं, तो हमने मैग्नीज की भी निकाल ली। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 4 के ऊपर -8 हो जाएगा, और मैग्नीज के ऊपर +7 अगर होगा तो ओवरऑल मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है कि जो आयरन है वो +2 से +3 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हो रही है। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, MnO4 -1 से Mn+2 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज हो रही है। ये तो बहुत ही सिंपल था, इस तरह के बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चंस मुश्किल ही है, नहीं आते रहते, ये पता नहीं क्यों बिल्कुल ही सिंपल दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये यानी टिन की रिडक्शन दी हुई है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल और आयरन की दी हुई है, क्योंकि ये सिंपल हमारे पास ये देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, जो टेबल में गिवन होती है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, तो वो आपको दी हुई हैं। तो अब आपने जो है वो इन रिडक्शन पोटेंशियल्स से E0 ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको अभी नहीं पता, इन वैल्यूज़ को देख के आपने ये नहीं करना कि भाई अच्छा E0 जिसकी ज़्यादा है वो रिडक्शन शो करेगा, जिसकी कम है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा। नहीं 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 नहीं, आपने खुद से नहीं करना, जहाँ पे फिजिबिलिटी पूछी जाएगी वहाँ आपको रिएक्शन दिया हुआ है, अभी रिएक्शन आपको शो कर रहा है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। देखें टिन जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और आयरन जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो जो आयरन की वैल्यू है वो आपने कैथोड के लिए लेनी है, जो टिन की वैल्यू है वो आपने एनोड के लिए लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको शो कर रहे हैं, आपने खुद से नहीं करनी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो मैं इसको ये ले लूँ, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो मैं ये ले लूँ। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये देखें इस तरीके से जब आपको दिया जाएगा, यानी इक्वेशन है, फिजिबिलिटी जब भी होगी तो हमने इक्वेशन से काम करना है, हमने जो है वैल्यूज़ को लेके इक्वेशन खुद बनानी नहीं है। ठीक है, और जब सिंपल कहा जाएगा ना कि भाई ये हमारे पास E0 ऑफ द सेल है टिन की और आयरन की, और आप हमें E0 ऑफ द सेल फाइंड आउट करके दे दें, तो हम पहले इक्वेशंस अगर दी हुई हैं तो ठीक है, अलग अलग नहीं दी तो हम खुद इक्वेशंस लिखेंगे, उनकी रिडक्शन इक्वेशंस प्रॉपरली लिखेंगे, फिर हम कहेंगे कि अच्छा एक की ऑक्सीडेशन ज़्यादा है तो उसकी नहीं रिडक्शन ज़्यादा है तो उसकी रिडक्शन होगी, इसकी रिडक्शन कम है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और उसको हम फिर उल्ट करेंगे और प्रॉपरली फिर हम बनाएंगे इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी दी हुई है इक्वेशन, तो वो हमने करना है कि टिन की ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन की रिडक्शन हो रही है, एरोज लगा दिए, फिर दोनों जो है वो हमने अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशंस लिखी। ठीक है, टिन किधर से किधर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, आयरन +2 से जा रहा है 0 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन जहाँ हो रही है वो एनोड एक्ट करेगा, जहाँ रिडक्शन हो रही है वो कैथोड एक्ट करेगा, और फिर हमने दोबारा सम करके वही इक्वेशन लिख ली। ठीक हो गया, यानी बेसिकली अलग अलग लिखने का मकसद था कि हमें प्रॉपर्ली पता चल जाए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, हमें एनोड कैथोड का पता चल जाए। ठीक है, तो हमने आयरन को जो है वो कैथोड ले लिया, टिन को एनोड ले लिया। जब इनको सॉल्व किया, क्योंकि
दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन थी, इसलिए हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस में आंसर आ गया। एज ई नोड ऑफ द सेल इज नेगेटिव सो द गिवन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। यानी अभी जो हमें दिखाया हुआ है रिएक्शन वो फिजिबल नहीं है, लेकिन इसका उल्ट कर लेंगे, ठीक है। मीन्स कि आयरन की अगर ऑक्सीडेशन हो और टिन की रिडक्शन हो तो वो वाला जो है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और वो फिजिबल भी होगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डी, सेक्शन डी, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास व्हाट इज सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एंड ये हमें कुछ सॉलिड्स दिए हुए हैं, इनमें हमने टाइप ऑफ यानी इनके सब्सटेंसेस बताने हैं, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, किस किस्म के सॉलिड्स हैं ये, ठीक है। जैसे आइस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, टेबल सॉल्ट जो है वो हमारे पास आयनिक सॉलिड है, ठीक है, और डायमंड जो है वो हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है। तो उनकी एक एक लाइन में आपने डेफिनेशन बतानी है और साथ इनकी टाइप्स बता देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर सेक्शन डी में बताया है कि सरफेस टेंशन वाला जो है वो अभी हम करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वाला भी, बाकी मोलैलिटी यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो फाइंड आउट करने का न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस टोक्यो के न्यूमेरिकल्स हैं, और रिडॉक्स इक्वेशन जो है वो आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करनी है, तो ये आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास सरफेस टेंशन होती क्या है, ठीक है। अब द फोर्स इन डाइंस एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड अ सरफेस टेंशन। मीन्स के सरफेस टेंशन में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना वाटर का हमारे पास ये वाटर का ये है और ये वाटर पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो वाटर की सरफेस है ना, ये आपको हमेशा ऐसी ही नज़र आएगी। अगर आपका गिलास थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है, बर्तन थोड़ा सा सॉरी इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से बर्तन को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, लेकिन आपको जो है ना सरफेस ऑफ वाटर जो है वो ऐसे इरेक्ट ही नज़र आएगी, ठीक है। क्योंकि हर वक्त जो है वो आपको ऐसे ऐसे कभी भी नहीं नज़र आएगी, मतलब ऐसे ऐसे कभी यूं 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 कभी ऐसे ऐसे करके नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ये वाटर है, ठीक है। वाटर की सरफेस जो है वो उसकी सरफेस पे हर वक्त जो है वो इनवर्ड जो है वो आप एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उसको बिल्कुल इरेक्ट रखती है, ठीक है। सॉलिड की तरह जैसे नहीं होगा, जैसे अगर हम कोई नमक या चीनी या शुगर आप कह लें, ऐसी कोई चीज़ सॉलिड या सैंड कर लें, उसको हम बर्तन में डालेंगे तो वो इस तरह से पहाड़ी की फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है, ऐसे आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आप स्मूथ करके रखेंगे तो हो भी जाएगी, लेकिन आप सिंपल ऐसे से डाल रहे हैं तो वो ऐसे से भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन वाटर का चक्कर ऐसा नहीं है, ठीक है। वाटर की सरफेस पे हम हमेशा टेंशन रहती है क्योंकि डाउनवर्ड उसके पास जो है वो जो फोर्स एक्ट कर रही है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किस तरह से एक्ट कर रही है, ताकि हम वो सारा मटेरियल जब पढ़ें तो हमें पता चल जाए। अब यहाँ पर क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल मिड में है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसका साथ वाला मॉलिक्यूल उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, डाउनवर्ड मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है वो भी खींच रहा है, और अपवर्ड मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है वो भी खींच रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स के इसको कोई भी फोर्स फील नहीं हो रही, क्योंकि इसकी राइटवर्ड फोर्स लेफ्टवर्ड फोर्स से जो है कैंसिल आउट हो रही है, डाउनवर्ड वाली अपवर्ड से कैंसिल हो रही है। तो इसमें जो बिल्कुल दरमियान में है जो मॉलिक्यूल, ठीक है, कंटेनर के, तो उसको कोई फोर्स फील नहीं हो रही। लेकिन जो सरफेस के ऊपर है, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है तो उसको तो फील होगी, ठीक है। उसकी जो राइटवर्ड फोर्स है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर, ठीक है, उनको डाउनवर्ड फोर्स फील हो रही है, क्योंकि राइटवर्ड फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड मॉलिक्यूल से कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। और डाउनवर्ड वाली जो है वो अपवर्ड तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे कैंसिल होगी? तो इट मीन्स कि हर वक्त एक डाउनवर्ड जो है वो फोर्स जो है इसको के ऊपर लग रही है, ठीक है। तो दैट इज़ एक्टिंग राइट एंगल, ठीक है, ये 90 के एंगल पे ये एक्ट कर रही है टू द सरफेस, ठीक है। तो अब इस लिहाज से आप इसको इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। द सरफेस द फोर्स इन डाइंस एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा हमने वही जो भी हमने डिस्कस कर लिया है वही लिखा हुआ है पैराग्राफ में, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड बाई अ यूनिट सरफेस एरिया इज
ये भी हमारे पास एक सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है, लेकिन ये काफ़ी एक डिटेल्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको ये वाली डेफिनेशन ना लिखें, सिर्फ ऊपर वाली लिख लें, साथ इसके जो है वो यूनिट्स लिख लें। यूनिट्स क्या हैं इसके? ऐसा यूनिट्स जो हैं वो क्या है हमारे पास, जाउल्स पर स्क्वायर मीटर, ये देखें जाउल्स पर स्क्वायर मीटर और न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा, अब एक अलग से क्वेश्चन भी इसमें से आता रहता है, वो क्या होता है कि अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, ठीक है, यानी एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है वो स्फेरिकल क्यों बिहेव करता है, मतलब किसी और शेप का क्यों नहीं होता। कोई भी लिक्विड है, ठीक है, उसका ड्रॉप हम देखते हैं तो वो ज़्यादातर इसी तरह गोल शक्ल का ही होता है, ऐसे करके क्यों नहीं होता, ऐसे करके क्यों नहीं होता, ठीक है, कोई और शेप क्यों नहीं होती। तो अब उसमें क्या है कि स्फेरिकल ही एक ऐसी शेप है, स्फेरिकल शेप ही एक ऐसी शेप है जिसमें कि हमारे पास सरफेस पे सबसे कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उतना ही वॉल्यूम लें और उसका अगर हम स्क्वायर बनाएं, अगर हम उसका रेक्टेंगल बनाएं, अगर हम उसका ट्राइंगल बनाएं या कोई और भी शेप बनाएं, तो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी सरफेस के ऊपर, ठीक है, यानी इस तरह करके ना सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। ये जैसे ये अब हम इसी में देख लें, यानी अब सरफेस में ये जो स्क्वायर था इसमें कितने आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसकी सरफेस पे हैं, बाकी हम कहते हैं अगर टोटल 10 है तो बाकी 3 जो है वो दरमियान में एग्जिस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे स्क्वायर में देखें 1 2 3 4 5 सरफेस पे और 5 जो है वो इनर साइड पर होंगे। तो ये एक ऐसी शेप है जिसमें सरफेस पे कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जितने कम मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उतने ही जो वो शेप है वो स्टेबल फील करेगी, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे ना वो टेंशन क्रिएट करेंगे, सरफेस टेंशन क्रिएट करेंगे, और उतना ही जो मॉलिक्यूल होगा वो यानी ऐसा लिक्विड जिसके सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो वो अनस्टेबल फील करेगा। जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ही अनस्टेबल होगा, जितनी सरफेस टेंशन कम होगी उतना ही वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लें, आपने लिखना कैसे है, द लिक्विड हैज़ अ सरफेस टेंशन, ठीक है, यानी मतलब ऑल द लिक्विड्स की जो सरफेस होती है उसके पास सरफेस टेंशन होती है। द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, ये हमें पता है। सो सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर लेस स्टेबल देन दोज इनसाइड, जो ऊपर वाले हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। द लिक्विड विल बी स्टेबल व्हेन इट हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, लिक्विड तभी स्टेबल होगा जब उसका सरफेस एरिया कम होगा, उसके पास सरफेस टेंशन कम होगी, ठीक है। सो दैट देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, स्फीयर्स हैव लेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम देन एनी अदर शेप, ठीक है। देयरफॉर स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड टेंड्स टू बी स्फेरिकल। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या है कि अगर जैसे वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से खींच रहा होगा उतनी ही उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर का क्या मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, उसकी सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। इसी तरह नेचर ऑफ लिक्विड है, अब वही बात है कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर लिक्विड है तो उसके दरमियान की फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। नॉन पोलर है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो जो है वो सरफेस टेंशन भी कम होगी, ठीक हो गया। तो ये पूरा का पूरा सरफेस टेंशन का डिटेल में था, ठीक है, ये हमने 7 मार्क्स का डिस्कस कर लिया है। और टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये देखें अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। आइस का आप कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, टेबल सॉल्ट आयनिक सॉलिड है, डायमंड जो है वो कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन उनकी डेफिनेशंस भी लिखेंगे। द सॉलिड सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सॉलिड आर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आइस भी जो है वो मॉलिक्यूल होती है ना, H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, दैट्स वाई ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। अच्छा, आयनिक सॉलिड क्या होता है? एन आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड due to the transfer of electrons from one atom to another, and the cations and anions so formed are held together by strong electrostatic force of attraction, ठीक है। और covalent solids क्या होते हैं? The crystalline solids in which atoms of similar or dissimilar elements are held together in a network of single bond, ठीक है, are called covalent crystals, ठीक हो गया। ये सिंपल आपने इनकी डेफिनेशंस बता दी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ये आपने, अब ये आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उसमें से न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। आपको कंपाउंड का मैथ दिया हुआ है,
ठीक है, एज वॉज डिजॉल्व पर 85 DM क्यूब ऑफ वाटर। अब वाटर की वॉल्यूम दे दिए तो हम उसका भी मास खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे बाद में, ठीक हो गया। अच्छा, और फिर उसका बताया गया कि द बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इंक्रीज्ड टू दिस, यानी अब हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ठीक है। तो अब सोल्यूशन का जो है वो 101.106 हो गया। एंड मॉलिक्यूलर मास हमने जो भी सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लें, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो हमने मास ऑफ वाटर फाइंड आउट कर लिया 84.83 ग्राम्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जैसे कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट है तो KB, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो KF, और W2000 डिवाइड बाय डेल्टा TF इंटू W1 हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट है तो डेल्टा T भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पुट करनी है, ठीक है। बेसिकली हमें दिया क्या हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का W2 वेट दिया हुआ था, वाटर का वेट हमने खुद फाइंड आउट कर लिया W1, K भी दिया हुआ है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमें खुद पता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपने सेट कर लेना है, ठीक है। दोनों वाटर लिखे गए हैं, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा T भी आप जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, T2 माइनस T1, ठीक है। वो आ जाएगा 0.106 डिग्री। तो ये सारा का सारा पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल सादा सा था, यहाँ सिर्फ मास ऑफ वाटर खुद कैलकुलेट करना था, उसी के मार्क्स थे, ठीक है। तो ये देखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 इक्वेशंस लिखनी है, 8 नंबर है, कितना आसान है, ठीक है। सिंपल थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखनी है, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आइस, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमें वो नहीं चाहिए, वैल्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपने ये देखें सिंपल यहाँ पे लिखा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। सब्लिमेशन में वो सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो ये असल में स्टेट्स पूरी जब बताएंगे ना तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं। जो बच्चा स्टेट्स नहीं बताएगा उसके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5Cl, ठीक है, यही है ना, C2H3Cl लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में C2H5Cl है, तो अगर आप इसको C2H3Cl के लिए करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास C2H3 क्वेश्चन में क्या था, C2H3Cl, ठीक है। तो अब आपको ये मैं लिखना सिखा रही हूँ कि कुछ भी आ जाए तो वो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी थी ना, तो अब देखने में पता चल रहा है ये कार्बन से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है, और क्लोरीन से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये अब बन जाएगा C2H3Cl, ठीक है। फॉर्मेशन में 1 मोल ही बनाना है आपने, प्रोडक्ट का 1 मोल ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि अब आप देख लें कि कार्बन तो इसी फॉर्म में होता है, C की फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में होता है, क्लोरीन भी इसकी फॉर्म में होता है। साथ इनकी स्टेट्स लिख लें, ये सॉलिड होता है, ये गैशियस होता है, ये गैशियस होता है, और ठीक है। तो साथ हमने इसको बनाना कैसे था वो भी देख लेते हैं। इन्होंने हमें बताया हुआ था कि किस में बनाना है, गैशियस में बनाना है, ठीक है। हमने इसको गैशियस में बनाना है, तो हम इसको इस तरीके से गैशियस में ही लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके नंबर सिंपल बैलेंस करने हैं तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब कार्बन जो है उसको हम अगर 2 कर दें, बैलेंस हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन 3 कैसे करेंगे, हाइड्रोजन ऐसे 3 करेंगे, 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, लेकिन कैंसिल करना नहीं है, सिंपल ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ऑड नंबर ऐसे ही बैलेंस होता है रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। क्लोरीन जैसे 1 लाना है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1/2 लिखते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 क्लोरीन रह जाएगा, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑड नंबर बैलेंस हो जाता है आराम से, ठीक हो गया। तो ये आपके पास थी C2H3Cl की बैलेंस इक्वेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ऊपर जो है C2H5Cl के लिए हुई हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे देखें 5/2 नज़र आ रहा है, नीचे आपको 3/2 नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी सारी की सारी सेम है। यहाँ पर भी इन्होंने ये लिक्विड लिख दिया, लिक्विड नहीं लिखना, आपने गैशियस लिखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की कंबस्शन करनी है तो कंबस्शन का हमेशा एक रूल याद रखें
कि कंबस्शन की प्रोडक्ट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होंगे, ठीक है। अब बेंजीन है C6H6 और ये लिक्विड में होता है, ठीक है। इसकी कंबस्शन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो गैशियस होता है, ठीक है। तो उससे हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। अब हमने सिंपल इसको बैलेंस करना था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाना था। और कार्बन डाइऑक्साइड लिखें गैशियस में होता है और वाटर जो है वो लिक्विड में होता है, ठीक है। अब सिंपल हमने इसको बैलेंस कैसे करना है, कार्बन के 6 हैं, जब 6 कार्बन है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक हो गया। और अगर 6 हाइड्रोजन है तो उसका हाफ जो है वो हमारे पास वाटर बन जाएगा, क्योंकि 3 2 6, ये भी 6 पूरे हो गए। अब आपने सिंपल बैलेंस कर लेना है। ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 6 2 12 ऑक्सीजन इधर हैं और 3 इधर हैं, ठीक है। 15, तो 15 मैंने आपसे कहा था ना ऑड कैसे आप बैलेंस करेंगे, तो ऑड सिंपल 15/2 करेंगे तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 15 ऑड बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सिंपल आपने इस तरीके से इसको कर लिया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रलाइजेशन का आपने क्वेश्चन देख लें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन में आपको उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप सिंपल एक एसिड और एक बेस ले लेंगे। बेस से आपके पास जो है, एसिड से जो है जैसे बेस है, बेस का सोडियम आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस आ जाएंगे, और जो है वो एसिड का हाइड्रोजन आइंस और क्लोरीन आइंस आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये प्रोडक्ट में जाएंगे तो सोडियम और क्लोरीन जो है वो एक्वस सोल्यूशन में आइंस की फॉर्म में रहेंगे। उसको आपने NaCl नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि वो वाटर में आइंस की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। साथ वाटर जो है वो लिक्विड बन जाएगा। तो ये आपके पास एक डिफरेंस ही थी जिसको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये तो हमारे पास टोक्यो के न्यूमेरिकल्स हैं ऑलरेडी। आप लोगों ने इतनी दफ़ा किया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू मेक 50 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। 50 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और अमोनिया हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए हैं, ठीक है। सिंपल कंपैरिजन करना है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। और लास्ट वाला तो ये आप खुद ही जो है वो बैलेंस करके करेंगे, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर मैथड ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो आप जो है वो 50 ग्राम्स ऑफ अमोनिया के मोल्स फाइंड आउट कर लें। यानी आपको बेसिकली मोल्स कितने बनाने हैं, 2.94 मोल्स अमोनिया के आपको बनाने हैं, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन कर लें, ठीक है। अमोनिया का कंपैरिजन कर लें नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि बैलेंस केमिकल क्वेश्चन आपको बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए 1 नाइट्रोजन चाहिए, फिर 1 के लिए कितना चाहिए होगा, 1/2 चाहिए होगा, और 2.94 के लिए कितना चाहिए, 1/2 इंटू 2.94, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से कंपैरिजन आप कर लें अमोनिया और हाइड्रोजन का। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 1 के लिए कितना चाहिए, 3/2 चाहिए, और 2.94 के लिए कितना चाहिए, 3/2 इंटू 2.94। तो ये आपने ईजिली इसको फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमने 50 मिनट्स में कम्प्लीटली 2018 का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपका सारा का सारा जो है वो प्रैक्टिस है, ठीक है। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी मोस्टली चीज़ें जो है वो आपने देखा रिपीट एज इट इज़ हो रही थी, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।